So hello guys, good morning to one and all. Today's topic is hypertension and आज का टॉपिक है हमारा हाइपरटेंशन। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम लोग हाइपरटेंशन जो होता है ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है जो कि हाई बीपी के नाम से जाना जाता है और हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे इसमें हम लोग कंटेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। बारी बारी करके हम लोग ये सब सारी चीजें देखेंगे। फर्स्टली हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज अ कॉमन एंड ऑफ्टन chronic condition where the force of the blood against the walls of the arteries is consistently too high। जो हाइपरटेंशन होता है, अगर हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जब ब्लड फ्लो होता है तो उस टाइम पे जो प्लग्स हमारे ब्लड वेसल्स में बन जाते हैं, उसके चलते जो प्रेशर है, जो फोर्स है, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होने का, वो हाई हो जाता है, जिसके चलते ये ओकर होता है। ओके, ओवर टाइम अनट्रीटेड हाइपरटेंशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज। अगर ये ठीक नहीं होता है तो इसके चलते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारे सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकता है। हाइपरटेंशन किडनी डैमेज इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर प्लग्स हमारे बॉडी में फॉर्म हो गए हैं और जो कार्डियक आउटपुट हमारे हार्ट का वो अब इफेक्टिवली वो कम हो गया है, जिसके चलते जो हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा है और जितने भी फ्लूइड की मात्रा है वो एक्सेसिव हो जाएगी। जब एक्सेसिव हो जाएगी तो हमारी किडनी डैमेज होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ओके, हाइपरटेंशन इज समटाइम्स रिफर्ड टू as the silent killer because it often has no symptoms until it reaches a severe stage। ये एक साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर इसके ज्यादातर सिम्टम्स जो है ना वो स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, उसको उसका बीपी बढ़ा हुआ है, उसको पता नहीं चल रहा है, उसको मतलब रोज हेडेक हो रहा है, रोज थकान हो रहा है, एंग्री हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो पता नहीं चला मेरा बीपी हाई है। पता कब चल जाता है? जब कुछ हद तक प्लग्स हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में फॉर्म हो जाते हैं, तब पता चलता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज कंसिस्टेंटली एलिवेटेड। हाइपरटेंशन डिफाइन होता है कि एक कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो आर्टरीज में होते हैं वो कंसिस्टेंटली हाई हो जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं। It is generally diagnosed when a person blood pressure reading are consistently higher than 130 to 80 mmHg according to the American College of Cardiology। हाइपरटेंशन हम लोग कब मानेंगे? जो नॉर्मल हाइपरटेंशन होता है, जो नॉर्मल बीपी होता है हम लोगों का, वो होता है 120/80 mmHg। अगर यही एलिवेट हो जाता है, जैसे कि 120/80 से 130/80 mmHg हो जाए, mmHg इंडिकेट करता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अगर 120 से जो सिस्टोलिक है 120 और डायस्टोलिक 80 होता है, अगर 120 से एबव जा रहा है और 80 से एबव जा रहा है, मतलब सिस्टोलिक जा रहा है 120 से ऊपर और डायस्टोलिक जा रहा है 80 से ऊपर, तब ये ओकर होता है। तो एग्जांपल लेते हैं 130/90 ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके हम टाइप्स देखेंगे। जनरली ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, जिसको हम लोग जानते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से। एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ओके, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज अकॉर्डिंग accounting for about 90 to 95% of cases। The exact cause is unknown। इसमें क्या होता है, जो कॉज होता है, जो कारण होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन का, वो पता नहीं चल पाता है, किसके चलते बीपी हाई हो रहा है नहीं पता चलता है। लेकिन अगर हम वहीं पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखेंगे, दिस टाइप इज कॉज्ड बाय एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन सच एज किडनी डिजीज, like disorders like hyperthyroidism, Cushing syndrome, sleep apnea और certain medications, example birth control, corticosteroids। इसके चलते भी हो सकते हैं, जैसे कि सेकेंडरी में कि कोई और डिसऑर्डर हमारे बॉडी में हुआ है, ठीक है, उसके चलते जो बीपी हाई हो रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सो लेट मी पुट ऑन द नेक्स्ट। ओके, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब होता है, एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, ये होता है कारण। व्हाट इज द कॉज ऑफ, व्हाट इज द मेन कॉज दैट ओकर हाइपरटेंशन, किसके चलते हाइपरटेंशन हो रहा है? तो फर्स्टली एक होता है जेनेटिक फैक्टर, जो जेनेटिकली हेरिडिटरीली ये ओकर होते रहता है, जैसे
ऑफ स्प्रिंग्स में जिसके कभी कभी हाइपर जिसके बीपी हाई होते हैं, तो उनके चांसेस होते हैं कि जो उनके बच्चे होंगे उनमें हाई बीपी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पुअर डाइट, मतलब कि पुअर डाइट कहने का मतलब कि जो सोडियम लेवल है, जैसे सॉल्टी स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, सॉल्टी मतलब जो नमक है, सोडियम का मात्रा है जो खाने में वो खाते हैं वो हाई रहता है। और तीसरा होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर वो जैसे नहीं होता है ई मोबिलिटी, जब बॉडी मूव नहीं होता है, अपने काम से काम बस लोग बैठे रहते हैं, कुछ काम वाम करते नहीं है, तो ई मोबिलिटी के चलते भी कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन ओकर होता है। उसके बाद ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल मोर देन बीएमआई उसका बहुत हाई हो रहा है, ठीक है, अगर बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 25 से भी इंक्रीज हो रहा है तो ओबेसिटी हो गया उसको, ठीक है। जब ओबेसिटी हो गया तो ओबेसिटी के चलते क्या होता है, एडिपोज टिश्यू में जो फैट होते हैं वो स्टोर होने लगते हैं। जब फैट स्टोर होने लगते हैं तो वहां से एक फोर्स जनरेट होता है हमारे ब्लड वेसल्स पे। जैसे नहीं होता है कि ये देखो, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये लाइनिंग होगी, ठीक है। अगर ऊपर से कुशन टाइप का कोई भी चीज इसको दबाएगा, जैसे स्मूथ मसल्स इसके ऊपर होते हैं, अगर वो दबाएंगे तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो पतले हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, जिसके चलते जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो इसके चलते भी हो सकता है, ओबेसिटी इज द मेन कॉज। उसके बाद एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, अगर कोई अल्कोहल ज्यादा लेता है, तो जब अल्कोहल ज्यादा रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो अल्कोहल अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले रहा है तो उसकी फैट परसेंटेज बॉडी की बढ़ जाएगी, मतलब उसके ब्लड में जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स है ब्लड की, वो सही नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ मतलब हार्मफुल ही होता है ना ड्रग अल्कोहल, जब एक्सेसिव अमाउंट में लोग लेते हैं। तो इसके चलते भी वो हो सकता है हाइपरटेंशन। उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस के चलते हाइपरटेंशन इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके जो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन जो कि फर्स्ट है, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो हाइपरटेंशन जनरली सी बात है कि वो कॉन्स्टिपेशन ओकर होगा अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस का ये भी है कि आप अगर एक्सेस स्ट्रेस ले रहे हो, आपका ज्यादा टेंशन में आप आ रहे हो, तो आपकी स्ट्रेस से क्या होगा, गुस्सा आएगा। जब एंग्री होगे, जब आप गुस्सा होगे, तो उस टाइम आपका जो ब्लड है, जो बॉडी में ब्लड का फ्लो है वो काफी हाई हो जाएगा। तो डेट इज द मेन कॉज। उसके बाद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, लाइक मैंने कि बताया ना, कोई डिसऑर्डर हुआ है किसी को, जैसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन वाला चीज था कि अगर किसी को कुछ हुआ है, डिसऑर्डर है ऑलरेडी, जैसे कुसिंग था, कुसिंग सिंड्रोम, ये सब चीजें, तो उसके चलते भी हाइपरटेंशन कहीं ना कहीं ओकर होता है। तो इटियोलॉजी हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ये होता है कि कैसे वो डिजीज ओकर हुआ, मतलब उसके व्हाट इज द स्टेप्स, व्हाट आर द मेन स्टेप्स दैट ओकर हाइपरटेंशन। तो हम लोग बारी बारी से उस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले एटियोलॉजी फैक्टर, जैसे कि कोई बंदा कोई इंडिविजुअल है, कोई बंदा है, उसका ओबेसिटी है, बहुत एक्सेस वो फैट है भाई उसके बॉडी में, तो उसके चलते क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज। उसमें क्या होगा कि जो आर्टरीज है उनके, जो हार्ट से आर्टरी जो क्या करती है, जो ब्लड को पूरे अओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और रिमूवल ऑफ वेस्ट का काम करती है वो ब्लड। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर ओबेसिटी है, अगर आर्टेरियल प्रेशर उस पर इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं आर्टेरियल प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद क्या, देन इफेक्ट ऑन कार्डियक आउटपुट। अगर मान लो जब ब्लड निकला, कार्डियक आउटपुट, हार्ट से ब्लड निकला, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाने के लिए, तो वहां पे उसको जब वो ब्लड जा रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा कि भाई वो ब्लड जा नहीं पाएगा, क्योंकि क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पे आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जो कार्डियक आउटपुट है, अब बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना भाई, जितने सारे सेल्स टिश्यूज हैं उनको रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को ब्लड दे, मेरे को सप्लाई करे ऑक्सीजन, तो उस चीज को मिल नहीं पाता है। तो हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते हमारा हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड उसका वो रिलैक्सेशन है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा कि अब कार्डियक आउटपुट तो कम रहेगा, लेकिन जो रिदम है हार्ट का वो ज्यादा मतलब हाई और स्लो होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हार्ट पे प्रेशर आएगा, हार्ट अप्लाई मोर प्रेशर टू पुश ब्लड, हार्ट का प्रेशर आएगा भाई, प्रेस करके जल्दी से ब्लड पूरे बॉडी में, क्योंकि डिमांड है ना सेल टिश्यू का, तो उस टाइम पे ये नहीं हो पाता। उसके बाद हाई प्रेशर लीड्स टू हाई बीपी, अगर वहीं पे उसका तब हाई बीपी ओकर होता है। अब बात करते हैं हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, साइन एंड सिम्टम्स। उसके क्या क्या लक्षण है हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हेडेक,
तो पार्टिकुलरली इन द मॉर्निंग अगर कोई हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो ज्यादातर मॉर्निंग में उनको हेडेक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद डिजीनेस, लाइटेडनेस, मतलब कि थकान, मतलब नहीं होता है कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अरे यार ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ये सब चीजें। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पिनिया। डिस्पिनिया कहने का मतलब कि अगर जब ऑक्सीजन हमारे सेल टिश्यूज को मिलेगी नहीं तो हम सांस तेज लेंगे, तो उस टाइम पे भी मतलब कितना भी सांस ले लें लेकिन वो हमारे सेल टिश्यू को, क्योंकि ब्लड नहीं जा पा रहा वहां पे, तो इसके चलते शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। उसके बाद ब्लड विजन, अगर बीपी किसी का हाई हो रहा है 140/100 मान के चलते हैं, तो वहां पे ब्लड विजन होने के चांसेस है, मतलब धुंधला दिखने लगेगा उन लोगों को। उसके बाद नोज ब्लीड्स, अगर एक्सेसिव हाई हो जाता है, अगर इन सीवियर केसेस, तो वहां पे नोज ब्लीड्स भी होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद फटीग, थकान। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस, ठीक है। तो डायग्नोसिस हम लोग करेंगे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, बीपी उसका चेक करेंगे पेशेंट का कि उसका कितना है भाई, अगर हाइपर है कितना, हाइपर में कितना है भाई, उसके अकॉर्डिंग उसका मेडिकेशन चलेगा, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे हम लोग कि लेबोरेटरी में जैसे मान लो उसका सीबीसी करवा देंगे, या फिर कि क्यों कोई अंडरलाइन कंडीशन तो नहीं है ना, इसके चलते नहीं ना हो रहा है। उसके बाद ईसीजी करवाएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसकी इससे ये पता चलेगा हार्ट का उसका रिदम क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, कैसे रिलैक्सेशन है, ये सब सारी चीजें हमें पता चल जाएगी डायग्नोसिस के बाद। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट में दो आते हैं, जैसे मान लो कि लाइफ स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक तो भाई एक फार्माकोलॉजिकल तरीके से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से। तो भैया सबसे पहले आता है लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो लाइफ स्टाइल चेंज कैसे करेंगे हम लोग बोलेंगे कि आप जो डाइट ले रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो, उसमें जो सोडियम का मात्रा है, लेस सोडियम इनटेक आप करो, ताकि आपका जो बीपी है, हाइपरटेंशन है, वो आपके कंट्रोल में हो जाए। उसके बाद सेकेंड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैसे कि अगर आप ई मोबिलिटी अगर नहीं हो, मतलब आप मोबिलाइज नहीं कर रहे अपने बॉडी को अपने, तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रोल फॉर्म होने लगता है। तो आपको डेली एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू मेंटेन योर फिजिक, मेंटेन योर हेल्दी बॉडी। तो थर्ड वन इज वेट लॉस, अगर ज्यादा ओबेसिटी है तो आप वेट लॉस कर सकते हैं। उसके बाद जो फार्मेकोलॉजिकल तरीके से हम लोग मेडिकेशन, जैसे मेडिकेशन हो गया, ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि डायूरेटिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। डायूरेटिक्स क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी से एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस सोडियम है, उसको हम लोग यूरिन के थ्रू हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, उसके बाद एंजियोटेंसिन दे सकते हैं, सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी में कैल्शियम को वो ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जो हमारी बीपी है वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, ये भी यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि जो हमारी बीपी है वो मेंटेन हो जाए। उसके बाद एक लास्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। हम लोग उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं एज ए नर्स, क्योंकि हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइपरटेंशन, ये रिलेटेड टू है नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, एम फार्मा भी कहीं ना कहीं देखा, डी फार्मा में कहीं ना कहीं देखा जाता है, एंड डीएमएलटी, ये सब सारी जो कोर्सेज उसमें हाइपरटेंशन एक टॉपिक है वो देखा जाता है। तो एक मैनेजमेंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड वाइटल साइन रेगुलरली। उसके हम लोग ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना है, वाइटल साइन रेगुलरली चेक करना है। ऐसे रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स एंड ऑर्गन डैमेज, हमें रिस्क फैक्टर उसके देखने हैं, उसके सिम्टम्स देखने हैं, उसके ऑर्गन तो डैमेज नहीं हो रहे ना कहीं ना कहीं। तो ईसीजी के द्वारा मैंने बताया ना कि वो डायग्नोस्टिक होता है, डायग्नोसिस होता है। प्रोमोट ए लो सोडियम डैश डाइट, अगर उन्हें हम लोग ये एडवाइस करेंगे कि आप लो जो है ना, आप सोडियम का जो डाइट ले रहे हो उसमें थोड़ा सा सोडियम का मात्रा कम लो, मतलब ज्यादा मत लो। एंड वेट लॉस करो आप कहीं ना कहीं, रेगुलर एक्सरसाइज करो, ताकि कोलेस्ट्रॉल और इमोबिलिटी से थोड़ा सा वो हो जाए, तो आपका माइंड भी रिफ्रेश रहेगा और आपकी हेल्थ भी वो रहेगी। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब स्ट्रेस ज्यादा मत लो। अगर कोई हाइपरटेंशन के पेशेंट है तो उनको हम लोग एडवाइस करेंगे कि आप स्ट्रेस ज्यादा मत लो। उसके बाद इनकरेज स्मोकिंग सीसेशन एंड लिमिट अल्कोहल इनटेक। जैसे हम लोग उनको क्या बोलेंगे कि आप स्मोकिंग क्वाइट करो। अगर जो पेशेंट अगर स्मोक कर रहे हैं तो हम उन्हें बोलेंगे कि आप उसको स्मोकिंग क्वाइट करो और लिमिट अल्कोहल इनटेक। तो आप अल्कोहल लिमिट कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।